हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 13 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 फरवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो थोड़ा सा डिले हुई है, लेकिन सारा कंटेंट आपको कवर कराया जाएगा। आप सब्र बना करके रखिए, कल से सब कुछ टाइम पर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 13 फरवरी को कवर करेंगे, इसके बाद 14 फरवरी हम लोग कवर करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका दिवस हर वर्ष 11 तारीख को मनाया जाता है फरवरी में। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत 45वें पर है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है उत्तर प्रदेश ने। इसके बाद बजट पेश किया। ग्रीस जो है ये गुरुग्राम में भारत में सूचना संलयन केंद्र अपना अधिकारी तैनात करेगा। बायोफैच 2026 इसमें भारत को सर्वश्रेष्ठ देश इस साल का चुना गया है। चंद्रयान 4 मिशन के लिए इसरो ने चंद्रमा के क्षेत्र को चुन लिया है। कहां पर लैंडिंग करानी है, वो है चंद्रमा पर माउंस माउंटेन क्षेत्र MM4। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा जंगली सर्प घोषित किया गया इंडोनेशिया के रेटिकुलेटेड अजगर को। इसके अलावा अमेरिका के बाहर लीड सर्टिफाइड स्थानों के मामले में भारत का स्थान दूसरा रहा आफ्टर चाइना। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन के विकास पैकेज की घोषणा की है। केरल की पहली दृष्टिबाधित सिविल न्यायाधीश थान्या सी नाथन बन गई हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन थे कल की वीडियो से। आपने किया रिवीजन, अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। क्विज PDF एमजेटी ऐप पर और टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया 2026-27। ये कुल कितना बड़ा बजट था? साथियों, अभी एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का यूपी में, तो उसमें पिछली बार के बजट से क्वेश्चन आया था कि कितना बड़ा बजट था। ठीक है, तो आपको कितना बड़ा साइज था बजट का ये जरूर याद रखना है। तो देखो, अगर बताया जाए तो आप लगभग में 9.13 लाख करोड़ बताना। एक्चुअल डेटा जो है वो 9,12,696 करोड़ का है। ठीक है ना, तो इतने का बजट पेश किया गया है, लगभग 9.13 लाख करोड़ का। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी। अब तक का ये उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बजट था। उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, इन्होंने ये बजट पेश किया। ध्यान रहे, ये यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो पिछली बार से इस बार का बजट 12.4% शिक्षा पर, 6% स्वास्थ्य सेवाओं पर और 9% हिस्सा कृषि पर खर्च करने के लिए लॉन्च किया गया है। टोटल परिव्यय 19.5% विकास कार्यों पर और बुनियादी ढांचों पर किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलों के निर्माण के लिए 34,000 करोड़, टैबलेट स्मार्टफोन के लिए 2,374 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा मैंने बाकी डिटेल इस वीडियो में बताई हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकार की 10 बड़ी घोषणाएं इस बार के बजट में क्या रही हैं। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल पर अवेलेबल है मेन वाले एमजेटी एजुकेशन पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से स्टैटिक जानकारी ये रही आपके सामने, बहुत बार रिवीजन करवा चुका हूँ। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के कितने अंतरों का गायन अनिवार्य कर दिया गया है? तो साथियों, गृह मंत्रालय ने एक नया नियम, एक नया गाइडलाइन जारी करके बताया है कि अब से स्कूलों में और आधिकारिक जो भी इवेंट्स होंगे उसमें जनगण मन के पहले यानी कि राष्ट्रगान के पहले वंदे मातरम भी गाया जाएगा। ये अनिवार्य होगा और इसमें वंदे मातरम के 6 पैरा गाए जाएंगे। ठीक है, 6 अंतरों को गाया जाएगा। अब ये 6 अंतरे जो हैं, पहले तो 2 ही अंतरे गाए जाते थे, अब 6 के 6 अंतरे गाए जाएंगे। इसके लिए टाइम लिमिट भी डिसाइड की गई है कि 3 मिनट 10 सेकंड तक लगभग पूरे गाने की सीमा होगी, समय होगा। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना। 65 सेकंड जो है ये अब तक होता था राष्ट्रगीत के लिए, लेकिन अब 3 मिनट 10 सेकंड तक कर दिया गया है, क्योंकि पहले 2 ही स्टैंजा गाया जाता था, अब पूरा का पूरा 6 स्टैंजा गाया जाएगा और इसमें सावधान की स्थिति में खड़ा होना अनिवार्य है। वैसे साथियों, वंदे मातरम के बारे में मैं आपको एक वीडियो भी दे चुका हूँ और लेटेस्ट वीडियो भी जल्दी ही देने वाला हूँ। इसके बारे में हो सकता है आज आ जाए। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था 1882 में। उसी आनंद मठ के उपन्यास से वंदे मातरम को लिया गया और इसे आगे चल करके 24 जनवरी को, ध्यान रखना डेट, 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। इसी दिन जनगण मन अधिनायक जय हे को राष्ट्रगान घोषित किया गया। 24 जनवरी को ही भारत को पहला राष्ट्रपति मिला, मतलब 26 जनवरी से 2 दिन पहले। ठीक है, ये बात याद रखना। वैसे इसे 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया था। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ईयरली और लास्ट 6 मंथ की मंथली ई बुक अवेलेबल है, आप जाकर के एमजेटी ऐप से ले सकते हो। और ये इसके सैंपल्स हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए, PDF में सैंपल मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर लेना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें शीर्ष पर कौन रहा?
तो एक बार फिर से डेनमार्क ही टॉप पर रहा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। डेनमार्क टॉप पर रहा। यहाँ इंटरेस्टिंग बात होगी भारत की, तो भारत ने सुधार दिखाया है। भारत इस बार 91वें स्थान पर है, ठीक है। तो 96वें पर था, अब 91वें पर आ गया है लेटेस्ट रैंकिंग में 2025 की। भारत को 39 स्कोर मिला है आउट ऑफ 100। पहले पर डेनमार्क है, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे पर सिंगापुर है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। ओके, चलिए, तो चीन 76 है भारत से आगे, और बांग्लादेश 149 पर है, श्रीलंका 121 पर, पाकिस्तान 135 पर। ये भारत के पड़ोसी देश रहे। भारत 91वें पर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये टॉप सबसे कम भ्रष्टाचार वाले, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाले टॉप 10 दिए गए हैं। आप इसको देख सकते हो। जैसे दक्षिण सूडान सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाला देश है, इसको 9 स्कोर मिला है। सोमालिया भी इसी पायदान पर आता है इस स्कोर पर। तो 180 और 181 इनकी रैंक है। अगला, ये कुछ और इंडेक्स हैं जो पिछले दिनों में आए थे, चर्चे में रिवीजन करेंगे। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 6ठे पर भारत है, फर्स्ट पर चाइना। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 16 पर भारत है, फर्स्ट पर सिंगापुर। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अभी एक बार फिर से आ गया है, अभी लेटेस्ट है, कल या परसों मैं आपको इसको बता दूंगा। 75 रैंक आ गई है भारत की। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स वालों ने अपनी इज्जत बेकार कर दी है, मतलब ये हर महीने जारी कर रहे हैं, तो अब उतना ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। हर महीने जारी कर रहे हो तो क्या पता कौन से महीने का उठा लिया जाएगा क्वेश्चन। खैर, WHO की फार्माकोविजिलेंस की रैंकिंग में भारत 8वें पर है। स्टैनफोर्ड के AI वाइब्रेंसी पे तीसरे पर। एशिया पावर इंडेक्स में हर बार की तरह तीसरे पर। विकास के लिए प्रतिबद्धता में 36 पर। गैलप ग्लोबल सेफ्टी में 66वें पर, और ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 38 पर है भारत। अगला, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक 2026 का 12 से 18 फरवरी के बीच मनाया जा रहा है। 12 से 18 फरवरी को भारत के प्रोडक्शन को जोर दिया जाएगा, भारत के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस बार की थीम है क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन, मैक्सिमाइजिंग प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिविटी इन MSMEs, ठीक है। तो ये इस बार की थीम है। तो देश में उत्पादकता, दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अगला, भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो भारत के सबसे यंगेस्ट पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं आदित्य पांड्या। आदित्य पांड्या 17 वर्ष की उम्र में ही ये अंतरिक्ष यात्री बने हैं, और ये सबसे युवा बन गए हैं, ठीक है। तो ये अभी आका स्पेस स्टूडियो, इसरो के स्पेस ट्यूटर के लूनर हैबिटेट मिशन को पूरा किए हुए हैं। तो ये मिशन धौलावीरा गुजरात के रेगिस्तान में हुआ, और यहीं पर ये मिशन के टेक लीडर थे। तो इन्होंने खुद बायोमेट्रिक सेंसर्स बनाए हुए हैं, और अब ये पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। अब आप इसको मत समझिएगा कि ये अंतरिक्ष में गए थे, एक्चुअल में वो ऐसे जीरो ग्रेविटी वाला स्पेस क्रिएट कर दिया जाता है, और उसमें जा कर के चलना होता है, या फिर उसमें जा कर के ट्रेनिंग लेनी होती है। तो वो ट्रेनिंग इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, वो एनालॉग अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण कहते हैं उसे, ठीक है। जिससे अब भविष्य में जब अंतरिक्ष मिशन भेजना होगा तो ये एक तैयार बैठे होंगे, है ना, तो इनको भेजा जा सकता है। वैसे जब भी अंतरिक्ष मिशन की बात आए तो आप शुभांशु शुक्ला का भी नाम याद रखना, है ना। तो शुक्ला जी जो हैं ये लखनऊ के हैं, और ये जा चुके हैं ISS पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। ये जाने वाले भी पहले भारतीय हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात आपको यहाँ पर दिख जाएगा, राजधानी इसकी गांधीनगर होती है। हमीरसर झील, कांकरिया, नर सरोवर, थोल झील, ये प्रमुख झीलें हैं। गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा एशियाई शेर यहीं पर है। भूपेन्द्र नारायण भाई पटेल यहाँ के BJP पार्टी CM हैं। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। 33 जिले, 182 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से जाती है। अगला, लखपति बिटिया योजना, इसके तहत दिल्ली सरकार पात्र लाभार्थियों को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो देखिए, अभी दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है, जिसके तहत ये पात्र लाभार्थी जो बिटिया होंगी, बच्चियां होंगी, उनको 56,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देगी। जन्म से लेकर के शादी तक, ये सशक्त बनाने तक, नौकरी पाने तक, और हेल्प करेगी। तो कई स्टेप्स में होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना है, आपने ज़रूर सुना होगा, ऐसे ही कुछ ये भी है लखपति बिटिया योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत देखिए, जब
जन्म होगा बिटिया का तो 11,000 रुपये मिलेंगे उसके पेरेंट को। जब वो एडमिशन होगा क्लास फर्स्ट में तब 5,000 रुपये मिलेंगे। फिर क्लास 6 में जब एडमिशन होगा तब 5,000, फिर 9 में होगा तो 5,000, फिर 10 में होगा तो 5,000, फिर 12 में होगा तो 5,000, तो यानी 20,000 तब मिल जाएंगे। फिर जब वो डिग्री या डिप्लोमा को भी पूरा कर लेगी तब 20,000 और मिलेंगे। इस हिसाब से 56,000 रुपये तक ये सहायता की जाएगी। और इससे पहले लाडली योजना 2008 में चली थी। अब ये लखपति बिटिया योजना के नाम से दिल्ली सरकार चला रही है, कुछ ऐसी ही योजना। ठीक है, अगला, ये बेटियों से संबंधित महिलाओं से जुड़े कुछ पहल हैं, कुछ योजनाएं हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। ये पेज आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिसे शुरुआत से अगर बात करें चिपको आंदोलन से तो तेभागा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, सत्यशोधक, भारत छोड़ो, नारी मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, ये सब का डेट यहाँ लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये। अगला, संशोधित आईटी नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अवैध एआई सामग्री को हटाने के लिए कितना समय दिया गया है। तो देखिए अभी एक आईटी रूल में कुछ संशोधन किया गया है, जो 2021 वाला आईटी रूल आया हुआ है भारत सरकार ने। उसमें ये कहा कि अब पहले था कि 36 घंटे के अंदर वो सामग्री हटानी होगी, लेकिन अब कहा गया कि भाई जो डीप फेक एआई वगैरह से बन जाता है तो 36 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उधर में तो वायरल चला जाता है। तो ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये सख्त हिदायत दी गई है कि उनको ये कंटेंट 3 घंटों के भीतर भीतर हटाने होंगे, है ना। तो 3 घंटों के भीतर भीतर वो अब सामग्री हटानी होगी। दूसरी बात, जो ऐसा डीप फेक कंटेंट बनाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई बहुत तेज़ी से हो जाएगी, है ना। यानी कि नए जो आईटी रूल्स हैं वो और ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं, क्योंकि डीप फेक वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डीप फेक क्या होता है? डीप फेक मतलब कि एआई के मदद से आप ऐसे अल्टर्ड इमेज या अल्टर्ड वीडियो बनाना जो बिल्कुल हूबहू उस पर्सन की कॉपी की तरह हो, मतलब लगे ऐसा कि जैसे वही आदमी बोल रहा है या वही आदमी उस वीडियो में है। तो ऐसे डीप फेक या अश्लील कंटेंट का जो मामला आता है तो 2 से 3 घंटे में उसको हटाना होगा, 3 घंटे एग्जैक्ट है। ठीक है, अगला, सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं आर विजय आनंद। आर विजय आनंद के नेतृत्व में अब चलेगा। आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, कोई भी ऐसी बैंकिंग कंपनी हो, एनबीएफसी वगैरह हो या बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंस कंपनी हो, तो उन सब के जो चीफ होते हैं उनको नियुक्त करने या उनको हटाने के लिए, उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए आरबीआई से मंजूरी लेनी पड़ती है। आरबीआई की मंजूरी मिल जाएगी तभी उनकी नियुक्ति मंजूर होती है। ठीक है, तो इनको भी 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। 1 मई से ये अपना कार्यकाल संभालेंगे। सिटी यूनियन बैंक के एमडी सीईओ होंगे आर विजय आनंद। ओके, ये आरबीएल बैंक में भी काम कर चुके हैं। सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर ये कुंभकोणम तमिलनाडु में है। 1904 में स्थापित हुई थी, बहुत पुरानी बैंक है। अगला, भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप भी भारत ने जीत लिया। इस बार भारत ने बांग्लादेश को हराया है। सैफ मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये साउथ एशिया की जो टीमें हैं ना उनके बीच में फुटबॉल का मैच कराती है। तो आप अक्सर सुनते हो कभी अंडर 19 पुरुष का, कभी अंडर 19 वीमेन का, कभी मेन वाला सैफ का चैंपियनशिप होता है। तो ये इसके तहत दक्षिण एशिया में खास करके आपस में ये लोग खेल खेल करके अपनी टीम को फुटबॉल में मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि ये सारे देश जो है फीफा जैसे वर्ल्ड कप में कभी क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, है ना। तो मतलब आपस में ही खुश रहते हैं खेल करके, इसलिए इन लोग का बहुत पीछे लेवल है। मतलब लगभग 100 के बाद ही इन लोग की रैंकिंग आती है, जब भी रैंकिंग ज़्यादा होती है फीफा की। तो खैर, इसमें भारत जीता है। ठीक है, तो वही बात है जिसे एक डायलॉग कहा जाता है, अंधों में काना राजा। तो इस दक्षिण एशिया में भी जो सबसे अच्छी टीम है वो भारत वाली टीम है ना। लेकिन भारत की ओवरऑल अगर देखोगे रैंकिंग फीफा में तो 130, 133 या 110 ऐसी आती है। अगला, असल में हम लोग का मेन ज़्यादा जो फोकस हो गया है वो हॉकी और क्रिकेट की तरफ ज़्यादा हो गया है। फुटबॉल में हम लोग इधर है नहीं। फुटबॉल में यूरोप के देश हो गए, अफ्रीकी देश हो गए, लैटिन अमेरिकी देश हो गए, ये सब बहुत आगे हैं। फेयर प्ले अवार्ड मिला भारत को और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड भारत की मुन्नी को दिया गया और भारत ने बांग्लादेश को हराया है। ठीक है, अगला, कोया कृषि कुंभ में किस अनाज की 1111 किलोग्राम की खीर बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो कोया कृषि कुंभ अभी आयोजित हुआ, वहाँ पर रागी की खीर बनाई गई और रागी खीर ये 1111 किलोग्राम की खीर थी।
जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गई। ये फिंगर मिलेट होता है, रागी खीर, रागी जिसे कहते हैं, मोटा अनाज होता है एक प्रकार से। और 2023 को यूएन ने वर्ष का मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था। तो देखिए अब 1111 किलोग्राम का रागी खीर बनाया गया है कोया कृषि कुंभ में। ओके, तो इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया, इन तीनों में दर्ज किया गया है। अब इस रिकॉर्ड का क्रेडिट जाता है फेमस शेफ विष्णु मनोहर को। ओके, तो ये सोनापुर कृषि महाविद्यालय परिसर में 5 दिवसीय कृषि मेले में ये किया गया। ठीक है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसके जस्ट बाद 14 फरवरी की वीडियो अपलोड हो रही है, उसको भी आप देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंटेंट आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। और अब से अब रेगुलर भी आपको वीडियो मिलेगी, तो आप बिल्कुल डोंट वरी हो जाइए। और कल मैंने आपसे पूछा था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की शुरुआत कब हुई, 2006 से। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को कौन सी दवा दी जाती है, तो अल्बेंडाजोल दी जाती है। आज आपको बताना है भारत के पहले नेत्रहीन जज बनने का रिकॉर्ड किसके नाम आ गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया था सबसे पहले। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मिलते हैं 14 फरवरी वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।